So the new chapter starting today is in fact the last chapter which is electronics. और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कवर करेगा फॉर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड एज वेल एज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यू कुड से फिलामेंट एंड सेमीकंडक्टर्स। तो आपने सेमीकंडक्टर और फिलामेंट से रेलेवेंट थोड़ी बहुत डिटेल्स यहाँ पर कवर करनी होती हैं और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को काफ़ी डिटेल में समझना होता है। तो अगर हम बात करें इसके पेपर शेयर की, तो पेपर वन में ये आपको हार्डली एक एमसीक्यू के साथ नजर आएगा, जबकि पेपर टू में भी इसका कुछ खास शेयर नहीं है एंड इट वुड हैव अराउंड 2 मार्क्स इन पेपर टू। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी कि ये पेपर टू में लाजमी आए। सो इट हैज़ अ हिट एंड अ मिस चांस इन पेपर टू एज वेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो हमें कवर करना है। Starting up with the core concept of this chapter, which is cathode ray oscilloscope। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में सबसे पहली चीज समझने वाली ये है कि जब भी कभी हम एक ऐसी ऑब्जेक्ट या एक ऐसे डिवाइस की बात करते हैं जो कि हमें डिस्प्ले दिखा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेट और ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई, तो वहां पर बैक एंड पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगा होता है लाजमी। इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास टीवी सेट्स हुआ करते थे, इवन आज भी यूज होते हैं। थोड़े बड़े वाले टीवी सेट्स होते हैं विच हैव लाइक अ बिग चंक ऑफ देम ऑन द बैक साइड। फ्रंट पे स्क्रीन होती है और पीछे भी काफी वाइडेंड अप एरिया होता है। वैसा ही हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन हुआ करता था कंप्यूटर का बिफोर दीज लैपटॉप्स एंड एलसीडीज। तो वो लैपटॉप और एलसीडी से पहले वाला मॉनिटर और साथ में टीवी विद अ बैक हम, वो दोनों ही डिवाइसेस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को यूज करते थे फॉर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। और आज भी हमारे काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होते हैं रिगार्डिंग द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। मेना इट्स नॉट रिलेटेड टू एंटीना। एंटीना जो है वो तो सिग्नल्स को कैच करता था, अगर आपको याद हो। इनफैक्ट आपने देखा होगा डेफिनेटली, कुछ इस तरीके का टीवी हुआ करता था। देयर वाज अ स्क्रीन इन द फ्रंट और पीछे साइड पर कुछ ऐसा लाइक उसका पार्ट हुआ करता था। सो इवन टुडे दीज टीवीज आर बीइंग यूज्ड। तो इस टाइप का कुछ टीवी सेट हुआ करता था। उस टीवी सेट में ये जो बैक साइड पर इतना बड़ा हम्प है, वहां पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगा होता है। और वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कैसे फंक्शन करता है वो हमने यहाँ पर समझना है। सो स्टार्टिंग अप विद द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो ये करता कुछ ऐसे है कि हमारे पास जो भी लाइक पावर सप्लाई आती है उसको डाइवर्ट करता है 3 से 4 इंपॉर्टेंट जगहों पे। तो सबसे पहले वो पावर सप्लाई जाता है कैथोड की तरफ, जो कि नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है। और कैथोड का काम ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना है। ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ इमिट करना शुरू करेगा और ये इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है थर्मियोनिक एमिशन। जब भी आप कैथोड को पावर सप्लाई देते हैं तो कैथोड ने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ स्प्रेड आउट करना है, राइट ओवर हियर। तो हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स की स्प्रेडिंग को हम क्या कहते हैं? थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन से रिलेटेड 2018 में और 2017 में एक क्वेश्चन आ गया था कि थर्मियोनिक एमिशन क्या है। ऑल्दो इट वाज फॉर अ सिंगल मार्क, लेकिन ये आ चुका है। सो यू नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब जब इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड आउट करेंगे तो मुझे तो इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन की तरफ लेकर जाना है। अब यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ने बाहर जाने का सोच लिया है, तो हम क्या करेंगे? इसको पकड़ कर वापस अंदर की तरफ लेकर आएंगे कि भाई आप शराफत से मोहब्बत से स्क्रीन की तरफ डाइवर्ट हो जाएं। तो उस पर्पस के लिए हम लगाते हैं एक एनोड। अब एनोड क्या है? जिस नेगेटिव साइड से आपने कैथोड को कनेक्ट किया था उसी तरफ हमारे पास पॉजिटिव भी आ रहा था, तो हमने पॉजिटिव भी कनेक्ट कर दिया। अब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट हो चुके हैं दोनों तरफ। तो आपका जहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है उसको हमने नाम दे दिया है एनोड, और जहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट हुआ वो कैथोड हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज a bunch of bombarding electrons all across the surface। तो चारों तरफ हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बम्बार्ड हो रहे थे। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने गैदर अप करना है और गैदर अप करके इनको एक डायरेक्शन में लेकर आना है, इनटू अ सिंगल डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा था उसको भी हम डाइवर्ट करेंगे एंड इट वुड कम डाउन टू दिस होल। यहाँ पर आपको एक
पॉइंट या एक होल नजर आ रहा है, इस होल के थ्रू आपका जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो कन्वर्ज होगा एंड वुड कम स्ट्रेट राइट ओवर हियर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन सारे इस लाइन से पास थ्रू होकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो चुके हैं, और अब हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगी हैं दो प्लेट्स, एक है हॉरिजॉन्टल प्लेट और एक है वर्टिकल प्लेट। वर्टिकल प्लेट्स वर्टिकली लगी होती हैं, लाइक दे आर प्लेस्ड अपसाइड डाउन, जबकि हमारी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं वो ऐसे लगी होती हैं, लाइक दिस, while the vertical plates are placed like this. Okay, so the electrons are bombarded in a beam towards the forward direction. अब ये forward direction में move करना शुरू हो चुके हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और अब हमारे पास लगी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट का सीन ये है कि इन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डाइवर्ट करना है राइट लेफ्ट या टॉप और बॉटम। हॉरिजॉन्टल प्लेट ऊपर या नीचे की तरफ डाइवर्ट करेंगे, जबकि वर्टिकल प्लेट्स राइट या लेफ्ट की तरफ। तो अगर आप राइट लेफ्ट की तरफ मूव करवाना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, तो वो आपका वर्टिकल प्लेट करेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करवाता है। अब अपवर्ड डाउनवर्ड या राइट लेफ्ट मूव कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये समझना जरूरी है। सो टॉकिंग अबाउट दिस मूवमेंट, हम क्या करते हैं, अगर मुझे अपवर्ड मूव करवाना है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो मैं यहाँ वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दूंगा, जबकि बॉटम वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे दूंगा। So the electron would be repelled from here and would be attracted upwards, and it would ultimately move to the upward direction. The same goes with vertical plate. अगर मुझे right side पर move करवाना है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो मैं right वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दूंगा, लेफ्ट वाली को नेगेटिव चार्ज दे दूंगा। So ultimately you would observe that your electron has reached out onto a position, let's say right over here. अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, उसको हमने डाइवर्ट किया है थोड़ा सा, और डाइवर्ट करके पहुंचा दिया है स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे जब इस पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन कलर्स इमिट करना शुरू कर देगी, और उसका रीजन ये है कि ये स्क्रीन एक्चुअली होती है लिमिनेसेंट। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है ये, और इस स्क्रीन को हम जिंक सल्फाइड से इसलिए बनाते हैं ताकि ये कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स इमिट करे whenever it comes in contact with electrons. Now with that being understood, तो हमारे पास जो स्क्रीन है वो कलर्स को इमिट करके पिक्चर्स ड्रॉ कर देती है, एंड दैट इज हाउ यू सी द इमेजेस ऑन द टीवी स्क्रीन और मॉनिटर स्क्रीन। तो जो आपको कलर्स और पिक्चर्स नजर आ रहे होते हैं वो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग की वजह से हैं। सो वी वुड से दैट आवर स्क्रीन इज luminescent and formed by जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है हमारे पास, और यही स्क्रीन हम यूज करते हैं not only for TV screens but also for our computer monitors. Now moving forward, अब हमारे पास जो next concept है वो relate करता है with the x gain and y gain of this electron beam. अब ये electron beam जो कि straight आ रही थी, वो कितना ऊपर और कितना right left move की है, ये हमें यहाँ पर समझना होता है। तो इसको समझने के लिए आपको यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास वो होता है मिली सेकेंड्स। So you would very oftenly see the past paper questions dealing with milliseconds.
So ms is actually 1000 seconds, 1000th of a second, and we need to use cross multiplication method very oftenly over here. तो अब जरा आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूं मैं, so you have a better understanding of it. So like the examiner would give you a waveform looking something like this. अब ये waveform आ गई है मेरे पास, right over here. और इसी के साथ एग्जामिनर भाई हमें ये बताएंगे कि आपकी जो वेव फॉर्म है वो लेंथ कितना कवर कर रही है. सो we have this entire length given as, let's say, 6 centimeters. Now the examiner is also giving us a like meter or an instrument. कुछ इस तरीके से हमें एक रेगुलेटर गिवन है, एंड ही हैज टोल्ड अस कि ये वर्टिकल गेन के लिए है रेगुलेटर, and vertical gain is settled at 1 right now. While the horizontal gain has also been provided right over here, and it has been settled at, let's say, 2. Now we have the vertical and horizontal gain, which is actually the time base, और साथ में आपको यूनिट गिवन होते हैं, इट्स v per centimeter and it's milliseconds per centimeter. अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, वो ये कि जब हम वर्टिकल गेन की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं. सो द एम्पलीट्यूड इज द वर्टिकल गेन, while when we are talking about the time base we are actually talking about the wavelength. एम्पलीट्यूड एक्चुअली आपका होता है वर्टिकल गेन, जबकि वेवलेंथ होती है टाइम बेस. नाउ दे हैव सेड कि 1 मिली सेकेंड 1 सेंटीमीटर के लिए है, एंड एज वी कैन सी ओवर हियर देयर आर अ टोटल ऑफ 3 वेव्स. तो 3 वेव्स डिस्टेंस कवर कर रही हैं 6 सेंटीमीटर. So we could say that one wave is equivalent to how many centimeters? 2 centimeters. 3 वेव 6 सेंटीमीटर, एक वेव हो जाएगी 2 सेंटीमीटर. Now moving forward, we need to find the time for one wave cycle. तो वन वेव साइकिल हमें फिगर आउट करना है. तो आप ये फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी कि एक वेव जो है हमारे पास वो कितने सेंटीमीटर पर है? 2 centimeter per है. A single wave is 2 centimeter, and if you see the regulator has been placed at 2, which means कि हम 2 milliseconds per centimeter पे काम कर रहे हैं. So 2 milliseconds for 1 centimeter, and we have a wave of 2 centimeter. तो एक वेव की लेंथ कितने milliseconds हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है. We'll just simply cross multiply and we will end up getting our answer as 2 times 2 and 1 times x. So that would be x is equals to 4 with the unit of
milliseconds. So this is how you are going to deal with such a question. एक और relevant question हम try out करते हैं and let's see if we are able to do it or not. अगर आप MCQs की बात करें तो जनरली आपको इसी टाइप के MCQs नजर आएंगे and the examiner would give you the values just like this and you need to figure out your final answer. That's it. The previous question that we did was probably from June 2007 and now we are going to try out another similar question. This time it's going to be a similar question but with a different regulatory values. Like यहाँ पर हमारे पास given है 1.5, then it's 5 and 10. While over here we have the exact same value. अब एग्जामिनर भाई हमें ये कह रहे हैं कि आपने फाइंड करनी है length for a single wave. If this one is 8 or in fact let's make it 12, so that is 12 centimeter. अब आपको ये पता चल चुका है कि मेरे पास कितनी वेव्स हैं. आई हैव अ टोटल ऑफ हाउ मेनी वेव्स? 3. मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट वेव्स हैं यहाँ पर एंड 3 वेव्स आर कवरिंग अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर. अब 12 सेंटीमीटर मेरी वेव लेंथ हो गई है फॉर 3 वेव्स. तो एक वेव की लेंथ हो जाएगी मेरे पास एज 4 सेंटीमीटर. नाउ द रेगुलेटर हैज बीन placed at 1.5. So it means that we are dealing with 1.5 milliseconds at centimeter value. तो हर एक सेंटीमीटर 1.5 milliseconds के इक्विवेलेंट है. And we need to find the value in milliseconds for 4 centimeter. तो 4 सेंटीमीटर के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है. We would just pick it up, place it like this, cross multiply, and you will have 1.5 times 4, which would give you 6 millisecond as your answer. Now, I need a confirmation from you people if this is perfectly clear. या इसमें कोई problem, कोई query है तो पूछ लें. Yes, any one of you having any sort of query? Okay, perfect. अब इसको थोड़ा सा और differently try करते हैं. So in 2010 as well as in 2012 हमारे पास एक क्वेश्चन आया था which was not having this regulator. ये रेगुलेटर्स मौजूद नहीं थे बल्कि उन्होंने हमें डायरेक्टली बता दिया था कि हर एक सेंटीमीटर पर या हर एक डिवीजन पर कितना मिली सेकेंड हमने एलोकेट किया है. सो दिस इज फ्रॉम 2010 मई जून और एग्जामिनर भाई ने हमें ये बताया कि हमने टाइम बेस सेट किया है 0.2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन. So as you remember, time base is actually about the wavelength. तो यहाँ पर वेवलेंथ की बात हो रही है हमसे और जब वेवलेंथ की बात होती है तो हमने बॉक्सेस को काउंट कर लेना है. अगर हमें डायरेक्टली सेंटीमीटर या मीटर का यूनिट गिवन नहीं है तो हम डिविजन्स के ऊपर काम करते हैं. तो हम डिविजन्स काउंट करते हैं फिर लाइक वी हैव 1, 2, 3 एंड 4 डिविजन्स ओवर हियर फॉर अ सिंगल वेव और हर एक डिवीजन 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो वी कुड से दैट इट इज 4 times 0.2 and that would give you 0.8 milliseconds as your time period. लेकिन इन्होंने हमसे पूछा था regarding the frequency. So we were actually asked about the frequency. तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर time period find कर लिया है which is 0.8 just like the previous logic. Time period आ गया है मेरे पास. Now I have the formula regarding frequency and time period. Anyone of you who remembers the formula of
फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। हाँ भाई, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से रिलेटेड फॉर्मूला याद है या भूल गए सब? It was frequency is equals to 1 upon time period. Frequency is equals to 1 upon time period. तो आप frequency यहाँ से फिर find कर सकते हैं. That would be 1 over 0.8, and that would actually give you the answer as 1.25. Okay, so what's the SI unit of frequency? Any one of you? हाँ भाई, frequency का SI unit क्या होता है? Hertz. ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। तो हमारे पास 1.25 हर्ट्ज में आ गया है फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉनिक्स को इन्होंने कनेक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज एंड लॉजिक्स। नाउ इन अ सिमिलर क्वेश्चन दे वर सेइंग कि आपने ये बताना है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करना चाहता हूँ तो टाइम बेस के साथ ऐसा क्या चेंज करूं कि फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप टाइम बेस को बढ़ाते हैं तो आप टाइम पीरियड को बढ़ा देंगे, और अगर आप टाइम पीरियड को बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, to increase the frequency we shall, yes, decrease the time period or increase the time period. Yes, any one of you having any idea? I want to increase the frequency. If I'm increasing the time base, I will increase the time period and decrease the frequency. You need to understand this very carefully. अगर मैं टाइम बेस को बढ़ाता हूं तो मेरा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर भाई कह रहे हैं कि आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो अब हम टाइम बेस और टाइम पीरियड दोनों को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। सो इफ दे आर बीइंग रिड्यूस्ड, the frequency would automatically increase. So you need to remember this and be very careful with this concept. So to increase the frequency, we shall decrease the time base. Perfect. तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है कंप्लीट फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब हम जा रहे हैं फिलामेंट की तरफ। तो फिलामेंट बेसिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में बल्ब से रेलिवेंट या रेजिस्टर से रेलिवेंट ऐसा एक सिंबल कवर किया है। तो ये फिलामेंट का सिंबल है, और फिलामेंट की खास बात ये होती है कि जब भी कभी आप फिलामेंट को लेकर आएंगे तो ये अपने आप को एक ऐसी डिवाइस साबित करेगा विच emits heat and electrons when supplied with current and voltage। तो जब भी आप इसको वोल्टेज करंट सप्लाई करोगे, इसने क्या करना है? एमिशन शुरू कर देना है हीट और इलेक्ट्रॉन्स का। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। फिलामेंट को हम यूज कहाँ पे करते हैं? वी यूज इट इन बल्ब्स। तो अगर आपको याद हो, येलो कलर के बल्ब्स हुआ करते थे बिफोर दी सेवर्स एंड एलईडी बल्ब्स शोड अप। तो वो येलो कलर के बल्ब्स आज भी आपको बेकरीज में बिस्किट्स वगैरह पे और आपकी जो ब्रेड होती हैं उनके ऊपर लगे हुए नजर आ जाएंगे। दे आर बेसिकली यूज टू कीप द keep the baked items heated up। तो वो बेक्ड आइटम्स जितने भी होते हैं उनको हीट अप करने के लिए काम आते हैं। साथ ही साथ जो इंक्यूबेटर्स होते हैं एग्स वगैरह के लिए,
उनमें भी यूज होते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिलामेंट इज टंगस्टन। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज अ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर बेसिकली यूज होता है इन कंप्यूटर चिप्स। Semiconductors are used in computer ICs, integrated circuits जो कंप्यूटर में बोर्ड्स लगे होते हैं, and even our mobile phones have got these ICs। तो ये सारी ICs और ये आपके कंप्यूटर के motherboards and everything, they are made up of semiconductors। The good thing about semiconductors is कि ये हम यूज करते हैं एट लाइक पोजीशन जहां पर हमें ज्यादा टाइम के बाद अच्छी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है। लाइक अगर मैं अपने फोन को यूज कर रहा हूँ और आप अगर फोन को नोटिस करें तो हमारा फोन अक्सर अच्छा परफॉर्म करता है वंस इट गोज ऑन। तो आप अगर फौरन से टर्न ऑन करेंगे अपने फोन को तो वो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और स्टार्ट होने के कुछ सेकंड्स या लाइक हाफ अ मिनट बाद वो एक्चुअली प्रॉपरली परफॉर्म करना शुरू कर देता है। सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की लॉजिक ये है कि दे परफॉर्म गुड अंडर हीट। एंड द गुड थिंग अबाउट देम इज that as the temperature rises, their resistance will decrease. As the temperature rises, their resistance decreases। जबकि हमने कंडक्टर्स में ये कॉन्सेप्ट कवर किया है कि रेजिस्टेंस अगर हम कंसीडर करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। अगर आपको याद हो, एक अंकल वाली एग्जांपल दी थी मैंने जिनकी बेल बजाकर भागे थे आप। अंकल को अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा होता था तो अंकल का टेम्परेचर हाई है तो उन्होंने ज्यादा स्लैब्स डिलीवर कर देने, तो वो ज्यादा चमाटे जो हैं वो हमें डिलीवर करेंगे, विच मीन्स रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के अंदर सीन्स डिफरेंट हैं। यहाँ पर अगर अंकल को गुस्सा ज्यादा आता है तो वो कम चमाटे डिलीवर करते हैं, और अगर उनको गुस्सा कम आता है तो वो ज्यादा चमाटे डिलीवर कर देते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स की लॉजिक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है। सो वी जनरली यूज सिलिकॉन एज सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस हो गया है कंप्लीट, और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों का जो सिलेबस था 5054 या 0980 IGCSE वो हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पर हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सब हम कवर कर चुके हैं फ्रॉम आवर सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मार्किंग स्कीम। थोड़ा सा हम मार्किंग स्कीम का एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे आज, और फिर नेक्स्ट क्लास से हमें स्टार्ट करने हैं अपने ईयरली पेपर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड। वो सारे पेपर्स हम कवर करेंगे, और उन सारे पेपर्स को हमने समझना है कि किस कॉन्सेप्ट में हमने क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, कितने मार्क्स के लिए क्या कवर करना होगा, किस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, वो सब हम वहाँ पर समझेंगे। लाइक अगर एक्सप्लेन लिखा है तो हमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं, अगर डिस्क्राइब लिखा है तो कितने पॉइंट्स लिखने हैं, हैंस का मतलब क्या होता है, देयर फोर का मतलब क्या होता है, वो सब हम कवर करेंगे अपने पास्ट पेपर सेशंस के अंदर। सो नाउ वी विल बी हैविंग एन एंटायर मंथ फॉर पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह। आज मार्किंग स्कीम का थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे अपने पास्ट पेपर्स की तरफ। So I'll just need a minute from you people. I need to open up the marking scheme ताकि फिर मैं आप लोगों को marking scheme दिखा सकूं।
Okay, kindly just confirm if you can see the screen now. Yes, can you people see the screen? Okay, perfect. तो यहाँ पर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट मार्किंग स्कीम्स खुली हैं। हम पहले एक मार्किंग स्कीम को देखेंगे, उसके बाद दूसरी की तरफ जाएंगे। तो स्टार्टिंग अप हमारे पास कुछ मार्किंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वो मार्किंग कॉन्सेप्ट्स हमें कवर करने हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपनी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, जो कि यहाँ पर यूज होते हुए आपको नजर आएंगी। तो स्टार्टिंग अप विद द वेरी बेसिक्स। सबसे पहले आप अगर बात करें अपने लाइक मार्किंग प्रिंसिपल्स की, तो यहाँ पर लिखा है आपके पास कुछ मार्किंग प्रिंसिपल। लाइक इफ यू सी वी हैव these marking principles। सबसे पहले ये कह रहे हैं that marks must be awarded in line with the specific content। if you see over here, तो स्पेसिफिक कंटेंट होगा। अगर आपके पास जेनेरिक लेवल की डिस्क्रिप्शंस होंगी तो आपको मार्क्स रिवॉर्ड हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज लाइट, अब लाइट के बारे में आपने बताते हुए कुछ रेलेवेंट आपने बात शेयर कर दी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ही लाई करती है लाइट, तो आपको जेनेरिक डिस्क्रिप्शन की वजह से मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ दे आर सेइंग दैट स्पेसिफिक स्किल्स डिफाइंड इन द मार्किंग स्कीम। तो यहाँ पर वही बात कवर हो रही है कि आपने जेनेरिक और बेसिक डिटेल्स के ऊपर बात करनी है। स्पेसिफिक कंटेंट हो या फिर जेनेरिक हो, मार्क्स मिल जाते हैं। देन इन द नेक्स्ट प्रिंसिपल दे आर सेइंग दैट मार्क्स आर ऑलवेज अवॉर्डेड इन होल मार्क्स। तो कभी भी आपको फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में मार्क नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे कुछ माशाल्लाह से काबिल टीचर्स होते हैं, वो 2.5, 4.5, 8.2 ऐसे करके मार्क्स भी दे देते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको या तो मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इट्स ईदर अ कंडीशन ऑफ ये और ने, बिकॉज इट्स ईदर अ यस और अ नो। आपको या तो मार्क मिलना है या नहीं मिलना है। सो यू डोंट हैव अ मिडिल वे, यू डोंट हैव अ मिडिल पाथ। तो ये एक सीन है। फिर होता ये है कि एक परसेप्शन ये भी है कि अगर हम गलत आंसर लिखेंगे तो क्या हमारे मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स आर ऑलवेज अवॉर्डेड पॉजिटिवली। सो द मार्क्स आर ओनली अवॉर्डेड फॉर करेक्ट और वैलिड आंसर्स एंड यू वोंट बी हैविंग एनी डिडक्शन। तो मार्क्स आर नॉट डिडक्टेड और फॉर एरर्स और ओमिशंस। आपने कोई चीज स्किप कर दी या आपने कोई चीज गलत लिख दी, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कि आप जब भी किसी भी सिचुएशन में है जहां पर एग्जामिनर के गिवन कंटेंट पॉइंट्स या इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो नहीं किया, तो वहां पर होता यह है कि आप जेनेरिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं लेकिन आप एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं दे रहे। उन्होंने बात की थी रिगार्डिंग लाइट, व्हाट इज लाइट, तो अब लाइट के बीच में आप डिटेल लेकर आ गए वेव फॉर्म्स की। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो साउंड होती है, इसी तरीके से ट्रांसफर जो है वो लाइट है। अब आप अगर ये बात बीच में लेकर आते हैं इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट, तो आपने साउंड की बात कर दी है विच इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट। अगर आप जेनेरिक भी हो रहे थे तो आप साउंड की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिलेट नहीं करता किसी भी तरीके से लाइट के साथ। तो यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं फिर। देन द फिफ्थ एंड सेकंड लास्ट प्रिंसिपल इज that marks should be awarded using the full range of marks defined in the marking scheme। जो भी कंडीशंस आपको नजर आएंगी मार्किंग स्कीम में, उसी की बेसिस पर मार्क्स रिवॉर्ड होते हैं। वो कंडीशंस क्या हैं वो हमने आगे देखना है। तो अब लास्ट प्रिंसिपल ये कह रहा है दैट मार्क्स आर अवॉर्डेड बेस्ड सोलिली ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्किंग स्कीम। अगर मार्किंग स्कीम की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि आपने लिखना है लॉन्गर, तब आपको एक मार्क मिलेगा B1। तो इसका मतलब है अगर आपने लॉन्गर नहीं लिखा या लॉन्गर से रेलेवेंट कोई वर्ड नहीं यूज किया तो आपको मार्क नहीं मिलेगा फिर। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है थिनर और स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आपने अगर थिनर और स्मॉलर या उससे रेलेवेंट कोई वर्ड यूज नहीं किया तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। सो दीज आर 6 बेसिक प्रिंसिपल्स। अब आ जाते हैं जरा आगे की तरफ, और आपको यहाँ पर बहुत ऑफनली कुछ टर्म्स लिखी हुई नजर आती हैं। इन टर्म्स का मतलब क्या है वो जरा समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें अपने
मार्क्स की, तो यहाँ पर मार्क्स के साथ आपको नजर आ रहा होगा दैट वी हैव B1, A1, M1, C1। तो ये टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बी की, क्योंकि बी लिखा हुआ है सबसे पहले, तो बी बेसिकली डिफाइन करता है इंडिपेंडेंट मार्क्स को। लाइक जहां पर B1 लिखा है, उसके अगेंस्ट में अगर आंसर लिखा था लॉन्गर इन द वेरी फर्स्ट सेक्शन इफ यू सी, तो B1 के साथ लॉन्गर लिखा है, तो अगर आपने लॉन्गर लिख दिया तो आपको मार्क मिल जाएगा। वेदर यू डू द रेस्ट ऑफ द वर्किंग रॉन्ग, अगर आप आगे जाकर गलतियां कर भी देते हैं तो आपको मार्क फॉर लॉन्गर मिल जाएगा। सो दिस इज इंडिपेंडेंट मार्क फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो बी जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट मार्क्स के लिए होता है। फिर यहाँ पर स्मॉलर या थिनर के साथ भी बी लिखा हुआ है, विच मीन्स कि इससे ऊपर वाले पार्ट में अगर आपने गलत डिस्क्रिप्शन दे दी हो तब भी आपको मार्क मिल जाएगा फॉर थिनर और स्मॉलर, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट मार्क है। तो बी का मतलब इंडिपेंडेंट मार्क होता है, वो किसी और पॉइंट या किसी प्रीवियस एक्सप्लेनेशन के साथ रिलेट नहीं करता। तो आप पार्ट A1 में ही देखें, दो लाइक डिफरेंट चीजें लिखनी थी यहाँ पर। आपने लॉन्गर लिख दिया, आपको 1 मार्क मिलेगा वेदर यू डू द रेस्ट ऑफ द वर्किंग करेक्ट और रॉन्ग। इन द सेम वे उसी पार्ट में अगर आपने थिनर यूज कर लिया वर्ड, तो प्रीवियसली आपने क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको यहाँ पर मार्क थिनर के लिए एलोकेट हो जाएगा। नाउ ऑन द अदर साइड वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज M1। तो अब M1 क्या कह रहा है? M1 बेसिकली मार्क्सियर मेथड होता है, और ये बेसिकली उस वक्त स्कोर किया जाता है जब मस्ट सीन की कंडीशन हो। M1 मींस मस्ट सीन, तो इसको मार्क्सियर कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास बहुत सारी टर्म्स लिखी हैं, जैसे सम ऑफ स्लैश टोटल स्लैश नेट स्लैश रिजल्टेंट इज जीरो स्लैश मोमेंट इज जीरो। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास टर्मिनोलॉजीज यूज हैं। इनमें से अगर आप एक भी टर्म यूज कर लेंगे तो आपको मार्क मिल जाएगा, लेकिन इन्हीं में से होनी चाहिए, क्योंकि M1 लिखा हुआ है। तो M1 का मतलब होता है मस्ट बी मेंशन्ड। तो M जब भी होगा तो इन्हीं में से आपने वर्ड यूज करने हैं, वर्ड निकालने हैं, अपने पास से कोई वर्ड नहीं ला सकते। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव A1। तो A1 का मतलब क्या होता है? A1 इज एक्चुअली फॉर द फाइनल आंसर। ये जनरली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, या न्यूमेरिकल बेस्ड अगर नहीं होगा तो अगर आप यही टर्म यूज कर रहे हैं तब आपको फाइनल मार्क मिलेगा, और ये रिलेटिवली कनेक्टेड होता है। तो आपने प्रीवियस वर्किंग ठीक लिखी है, प्रीवियस आपकी जो वर्डिंग्स हैं वो ठीक हैं, तब आपको नेक्स्ट पार्ट के ऊपर ए मिलता है। सो A1 इज बेसिकली एन इंटरलिंक्ड मार्क, और ये मार्क जनरली प्रीवियस पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, या फिर न्यूमेरिकल्स में नजर आता है। प्रीवियस वर्किंग ठीक थी तब आपको आगे की तरफ नंबर मिलेगा। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज C। सो C इज बेसिकली द कंपेंसेटरी मार्क। कंपेंसेटरी मार्क जनरली न्यूमेरिकल्स में मिलता है आपको, कि अगर आपका आंसर गलत आ जाता है तो भी आपको ये मार्क मिल जाएगा। सो इट इज कंपेंसेटरी मार्क, और ये जनरली आपको नजर आएगा न्यूमेरिकल्स के फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स के अंदर। तो जैसे यहाँ पर हमें मिला है 4 × 18 इज इक्वल टू F×2, उसके ऊपर मिल गया C1। तो C1 इज अ कंपेंसेटरी मार्क। आपका आंसर गलत भी आ जाता है, आपकी वर्किंग गलत भी हो जाती है, तब भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। देन इन द वेरी नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर A1 नजर आ रहा होगा, विच इज अ मार्क डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वर्किंग। अगर आपकी प्रीवियस वर्किंग ठीक है, 4 × 18 इज इक्वल टू F×2 लिखा है आपने, उसके बाद आप ये आंसर निकाल रहे हैं, तो आपको A1 रिवॉर्ड होता है। सो दीज आर 4 डिफरेंट सेट ऑफ वर्किंग्स। M is for you could say a must seen mark, B is independent, C is compensatory, A is a recurring mark, like आपका जो फाइनल आंसर होता है उस पे वो मार्क मिलेगा। और ये मार्क जनरली यूनिट और सारी चीजें देखने के बाद दिया जाता है। सो A1 is generally rewarded on the previous working as well as the correct answer. Now we have a few terminologies, if I could show up to you.
Okay, so let me just open up another marking scheme. I need to show you a couple of wordings और फिर हम wind up करेंगे आज की क्लास को. Kindly just confirm if you can see the screen. Okay, now this is a marking scheme of maths in fact. तो ये भी relevantly ही behave करेगा with physics and chemistry and all of your subjects. Same terminologies use होती हैं. जैसे यहाँ पर आपको M1 नजर आ रहा होगा तो M का मतलब है must seen. So if you are putting these things up तभी आपको ये mark reward होगा वरना reward नहीं होगा. Then B1 is an independent mark. अगर आप ये लिख देते हैं तो previous working गलत भी हो तब भी आपको mark मिल जाता है. कुछ एब्रीविएशन है हमारे पास तो वो एब्रीविएशंस पता होना जरूरी है. लाइक CAO की कंडीशन होती है तो इसका मतलब होता है करेक्ट आंसर ओनली. ये आप काफी ऑफनली मुझसे सुन चुके हैं. CAO की कंडीशन पे आपको मार्क मिल जाता है. अगर आपने करेक्ट आंसर लिखा है तब भी आपको मार्क रिवॉर्ड हो जाएगा. देन FT इज फॉलो थ्रू. तो एरर कैरीड फॉरवर्ड की जो कंडीशन है वो FT के नाम से है अब. एंड दिस इज अ फॉलो थ्रू. लाइक अगर आपने प्रीवियस पार्ट गलत किया है लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आप वही आंसर यूज करके सही लॉजिक से आंसर निकालते हैं तो आपको आंसर का भी मार्क मिलेगा और आपको प्रीवियस मार्क के ऊपर पिनलाइज भी नहीं किया जाएगा. देन वी हैव DEP विच इज डिपेंडेंट. लाइक अगर आपने प्रीवियस पार्ट गलत कर दिया है तो नेक्स्ट पार्ट में भी मार्क्स कट जाएंगे. सो दैट इज अ डिपेंडेंट कंडीशन. उसके साथ हमारे पास होता है OE जो कि बहुत ऑफनली नजर आएगा आपको विच मीन्स और इक्वेलेंट. तो और इक्वेलेंट का मतलब होता है कि आप जैसे अगर 4 लिख रहे हैं या आप 8/2 लिख रहे हैं दैट इज सेम तो आप इक्वेलेंट मार्क्स गेन कर लेंगे. देन वी हैव SOI which is oftenly seen over here. SOI का मतलब होता है सीन और इम्प्लाइड. लाइक आप कोई नंबर या कोई टर्म यूज कर रहे हैं स्पेसिफिकली तो उसको अगर आपने लिख दिया हो तो आपको मार्क रिवॉर्ड हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ योर रिवॉर्डेड मार्क इन अ मार्किंग स्कीम. साथ में NFWW की कंडीशन है विच इज नॉट फ्रॉम रॉन्ग वर्किंग विच मीन्स कि अगर आपकी वर्किंग गलत है आपने आंसर ठीक निकाला तब भी आपको मार्क्स रिवॉर्ड नहीं होंगे. सो दैट इज NFWW. ये इतना ऑफनली नजर नहीं आता लेकिन हमारे मार्किंग स्कीम में कुछ जगहों पर आपको शायद नजर आ जाए. तो दैट इज द एंटायर थिंग अबाउट द मार्किंग स्कीम. आज का हमारा सेशन हो गया कंप्लीट. सिलेबस भी हो गया कंप्लीट. अब नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हमने पेपर्स स्टार्ट करने हैं. तो एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग? ओके मीना, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे मार्किंग स्कीम और पेपर आपके सामने खुले होंगे. मैं बिल्कुल ऐसे ही ऊपर मार्किंग स्कीम और नीचे पेपर ओपन करके आपको शो करवाऊंगा कि किस तरीके से आपने पार्ट को आंसर करना है. सो वंस यू आर गोइंग ऑन टू इट फॉर एन एंटायर मंथ तो आपको खुद याद हो जाएगा कि कहाँ पर मुझे M1 मिलता है कहाँ पर मुझे A1 मिलता है. और इसी तरीके से मैंने भी याद किया है और आपको भी इंशाल्लाह याद हो जाएगा. So it's all about practice and doing it repeatedly. So I hope your question is answered now. तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ट्यूसडे को. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Take care. See you then.